So today we have to study about the making of Germany. But before discussing the topic, I would like to draw your attention on nationalism. Now, try to understand the meaning of nationalism, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस। मतलब आप समझ लीजिए जिस समय राष्ट्रवाद का समय आया था, नेशनलिज्म का समय आया था, तो नेशनलिज्म अपने आप में ये इस बात पे फोकस कर रहा था कि राष्ट्र से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो राष्ट्र से बढ़कर कुछ भी नहीं है, राष्ट्र ही सर्वोपरि है, राष्ट्र के लिए कुछ कर गुजरने के लिए कर गुजरना है, ये दिमाग में लोगों को आ चुका था। इसलिए यहाँ पर जो डिस्कशन किया गया नेशनलिज्म जो है, मीनिंग को देखते हुए सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस, मतलब कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस की बात करें तो हमने कहा हम भारतीय हैं, तो भारत की टेरिटरी में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारतीय है। किसी ने कहा कि मैं फ्रांसीसी हूँ, तो फ्रांस की टेरिटरी में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति फ्रांस का है। ये है कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस। लेकिन नेशनलिज्म की बात करते हुए 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी में हम आ जाएं तो हमें चलता है पता कि राष्ट्रीयता की जो भावना थी, नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी, वो अपने पीक पर थी। लिबरल नेशनलिस्ट जो थे, आम इंसान जो हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ना शुरू कर चुके थे, उन्हें भी राष्ट्रीयता का मतलब समझ में आने लगा था। और विद द हेल्प ऑफ नेशनलिज्म डिजायर्ड आउटकम्स क्या निकला? राष्ट्रीयता की भावना से जो लोग ओतप्रोत हुए, प्रभावित हुए, इन्फ्लुएंस्ड हुए, उनके द्वारा क्या आउटकम्स लाया गया। तो पहला मैंने लिखा इंडिपेंडेंस, राष्ट्रीयता की भावना से आजादी लाई गई, एज यू हैव सीन इन द केस ऑफ इंडिया एज वेल एज मेनी कंट्री ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। सेकेंड मैंने लिखा है यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन what today we are going to discuss about the making of Germany, माने एकीकरण। राष्ट्रता की भावना के वजह से ही एकीकरण की फिलॉसफी भी सामने आ गई। तीसरी चीज मैंने लिखा है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन के केस में मैंने आपको क्लियरली बता दे रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे टेरिटरी रहे जो टूट गया। फॉर एग्जाम्पल आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस विच वॉज अर्लियर अ पार्ट ऑफ अ ऑटोमन एम्पायर, जो कि पहले क्या था, ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था, लेकिन अपनी आज़ादी के लिए लड़ा और ग्रीक जो है इंडिपेंडेंस हुआ, आज़ाद हुआ, अलग हुआ ऑटोमन एम्पायर से। सो एज आई हैव सेड कि नेशनलिज्म के माध्यम से ब्रेकडाउन भी हुआ, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल लिखा, ग्रीस जो है ऑटोमन एम्पायर से अलग हुआ और एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी, इंडिपेंडेंट नेशन बनने में कामयाब हुआ। नाउ ड्यूरिंग 1848 नेशनलिस्ट फीलिंग अमंग मिडिल क्लास जर्मन who tried to work for the unification of Germany into a nation state governed by an elected parliament, but liberal initiative two nation state repressed. Now कल भी मैंने इसके लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा है, जो टॉपिक का नाम था 1848 रिवोल्यूशंस ऑफ द लिबरल्स। वहां पर भी जर्मनी के केस में हमने ये पढ़ रखा है कि जर्मनी में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का निर्माण किया गया, ऑलमोस्ट 831 रिप्रेजेंटेटिव्स का चुनाव किया गया, और उसने फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो कि संत पॉल चर्च में कन्वीन्ड किया गया, और वहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया गया, और उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत में जो है मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को जो है रखा गया। यहाँ पर वो जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनाया गया था वो फॉर द पर्पस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, एक यूनाइटेड नेशन को तैयार करने के लिए ही फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का निर्माण किया गया, जो कि गवर्नड होता किसके माध्यम से, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, इलेक्टेड पार्लियामेंट के माध्यम से गवर्नड किया जाना था। लेकिन इस वक्त उस आंदोलन को, उस रिवोल्यूशन को, और वो जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनाया गया था उसे पूरी तरह से कुचलने का प्रयास कर लिया गया। जैसा कि मैंने उस वक्त भी कहा था कि ऑफर दिया गया था लिबरल नेशनलिस्ट के द्वारा
फ्रेडरिक विलियम IV को, लेकिन उसने नकार दिया और उसके बाद उसने डिफरेंट मोनार्कीज के साथ बात किया, हाथ मिलाया, एंड फाइनली मोनार्कियल एंड मिलिट्री joint forces of monarchy and military, which were supported by the large landowners who were called as junkers in Prussia. तो यहाँ पर क्या हुआ, मोनार्की और डिफरेंट कंट्रीज की मिलिट्री जो है आकर क्या हो गई, मिल गई, और इनका सहयोग फिर जो है बड़े बड़े भूमिपति जो लोग थे, किसान, बड़े बड़े जमींदार जो थे, सामंतवाद जो थे, फ्यूडल लॉर्ड जो थे, उन्होंने इसमें सहयोग दिया और उन लार्ज लैंड ओनर्स को प्रूशिया में जंकर्स कहकर बुलाया जाता है. Now, in the making of Germany, the most important character, Otto von Bismarck. He was called as the chief architect of unification of Germany. मतलब जर्मनी के यूनिफिकेशन में ओटो वॉन बिस्मार्क को चीफ आर्किटेक्ट कहा जाता है. आर्किटेक्ट का मतलब होता है निर्माण करता. जब किसी बिल्डिंग का निर्माण किया जाता है तो उसको बनाने वाले को आर्किटेक्ट कहा गया है. ठीक है, तो जर्मनी के यूनिफिकेशन में ओटो वॉन बिस्मार्क एक चीफ आर्किटेक्ट का रोल प्ले करता है. He carried out this process with the help of Prussian army and bureaucracy. अब ये चीफ आर्किटेक्ट किस प्रकार से ओटो वन बिस्मार्क ने जर्मनी का यूनिफिकेशन किया, तो जर्मनी के यूनिफिकेशन के लिए सबसे पहले काम इसने क्या किया कि इसने प्रूशियन आर्मी की सहायता ली और ब्यूरोक्रेसी का भी, नौकरशाही जो उस समय के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में काम कर रहे थे, नौकरशाही सर्वेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट, उनका प्रयोग किया गया, लिया इसने. और इन दौरान इन 7 साल यानी जर्मनी की यूनिफिकेशन में कुल 7 इयर्स लगे और इन 7 सालों में ओटो वन बिस्मार्क ने 3 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े. और ये तीनों महत्वपूर्ण युद्ध में से पहले युद्ध डेनमार्क के साथ लड़ी गई, दूसरी युद्ध ऑस्ट्रिया के साथ लड़ा और फाइनली फ्रांस के साथ युद्ध लड़ा. तब जाकर के जर्मनी का यूनिफिकेशन संभव हो पाया. पहले युद्ध जो लड़ी गई थी वो डेनमार्क के साथ लड़ी गई थी 1863-64 ईस्वी में. अब ये डेनमार्क के साथ युद्ध लड़ने का मेन पर्पस था बिस्मार्क का कि वो उस वक्त ऑस्ट्रिया की ताकत को कमज़ोर करना चाहती थी और जर्मनी के यूनिफिकेशन में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ा बाधा बनता. इसलिए उसकी ताकत को कमज़ोर करने के लिए ओटो वन बिस्मार्क ने सबसे पहले डेनमार्क के साथ युद्ध लड़ा और डेनमार्क को हराया भी. Now, the second war of unification, which was fought against the Austria in 1866, 1866 ईस्वी में जर्मनी के यूनिफिकेशन के पर्पस से, के पॉइंट ऑफ व्यू से ओटो वन बिस्मार्क ने क्या किया, ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध करने का निर्णय ले लिया, जो कि सबसे बड़ा दुश्मन था प्रूशिया का उस वक्त. अब इस ऑस्ट्रिया के युद्ध करने का मेन वजह और सबसे बड़ी बात कैसे लड़ा, तो ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध लड़ने के दौरान ओटो वन बिस्मार्क ने कुछ फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाया. पहले उसने रशिया के साथ एक दोस्ती बनाई, तब जाकर फ्रांस के साथ. 1863 ईस्वी में ऑस्ट्रिया से लड़ने के पहले प्रूशिया ने रशिया के साथ एक फ्रेंडली रिलेशनशिप बिल्ड किया और ठीक ऑस्ट्रिया से लड़ने की, इसके साथ लड़ने के पहले फ्रांस के साथ भी दोस्ती बनाने में ओटो वन बिस्मार्क बहुत कामयाब हुआ. यहाँ पर ओटो वन बिस्मार्क की डिप्लोमेसी नज़र आती है, क्योंकि तीसरी युद्ध जो लड़ेगा वो फ्रांस के साथ ही लड़ेगा, लेकिन ऑस्ट्रिया को हराने के समय फ्रांस को अपने साइड में इसने कर लिया, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि ओटो वन बिस्मार्क जो है काफ़ी दूरदर्शी लीडर था और वो अपने डिप्लोमेसी का पूरा प्रयोग किया. 1866 में ऑस्ट्रिया की हार हुई और थर्ड
यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यानी थर्ड वॉर ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के अंतर्गत में 1870-71 में जो युद्ध लड़ी गई वो एस्ट्रो फ्रैंको वार के नाम से जानी जाती है, जिसमें फ्रांस की हार हुई और फिर ऑस्ट्रिया प्रूशिया जो है जर्मनी की यूनिफिकेशन का मार्ग प्रशस्त करता है। फाइनली ऑन 18 जैन 1871 18 जनवरी 1871 को एक असेंबली बुलाई गई थी। ये असेंबली कहाँ बुलाई गई थी? हॉल ऑफ मिरर में। हॉल ऑफ मिरर कहाँ है? पैलेस ऑफ वर्साइल में। कौन पहुंचे थे? जर्मनी के प्रिंसेस को बुलाया गया था, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ आर्मी को बुलाया गया था, और इवन प्रूशियन मिनिस्टर्स जिसमें ओटो वैन बिस्मार्क भी शामिल था। ये सभी को उस मीटिंग में, उस कॉन्फ्रेंस में बुलाया जाता है जहां पर कुछ घोषणा होना था। देन जहां पर मैंने बात किया पैलेस ऑफ वर्साइल, लोग वहां पहुंच चुके थे। अब सभी इंतजार कर रहे थे कि आखिर उन्हें बुलाया क्यों गया है। वहां बुला करके घोषणा करना था। और घोषणा क्या करना था कि जर्मन एम्पायर जो उस वक्त तैयार किया गया, यूनिफाई किया गया, उस जर्मनी का एम्पेरर किसे घोषित किया जा रहा है? कैसर विलियम फर्स्ट को जर्मनी का एम्पेरर घोषित किया जा रहा है, और वो यूनिफाइड जर्मनी का क्या होगा? हेड होगा। अब कैसर विलियम फर्स्ट था कौन? प्रूशिया का किंग था। क्यों इसे बनाया गया? क्योंकि इसी के नेतृत्व में ओटो वैन बिस्मार्क ने जर्मनी का यूनिफिकेशन का रोल प्ले किया है। नाउ आफ्टर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कुछ बहुत बड़े चेंजेस लाए गए, और उन चेंजेस के ऊपर बहुत ही सख्ती से स्ट्रांगफुली जो है एम्फसाइज किया गया। एम्फसाइज किन चीज़ों पे किया गया? तो पहला है करेंसी। जो पहले करेंसी थी, जैसा कि आपने पढ़ा कि जर्मनी 39 कन्फेडरेशन से बटा हुआ है, ईच कन्फेडरेशन हैड देयर ओन करेंसी। तो वहां पर अब करेंसी में मॉडर्नाइजेशन लाया गया, यानी करेंसी को भी यूनिफाइड कर दिया गया। नाउ सेकेंड एक्शन लिया गया टू इम्प्रूव द बैंकिंग सिस्टम। जर्मनी की बैंकिंग सिस्टम में भी अब इम्प्रूवमेंट लाने की बात की गई। तीसरा क्या कहा गया? लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम। तो लीगल एक्शन मतलब लीगलिटी क्या है, उस पर बदलाव लाया गया। जुडिशियल सर्विसेज के ऊपर लाया गया, जिससे कि न्याय का जो कार्य हो इफेक्टिवली किया जा सके। फाइनली द मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफन बिकेम, और जो बदलाव जर्मनी की यूनिफिकेशन के बाद जर्मनी में लाई गई, वो बदलाव रेस्ट ऑफ द यूरोप के लिए क्या रहा? एक रोल मॉडल बनकर तैयार हुआ। दिस इज ऑल अबाउट द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पर से दो सवाल बड़े आराम से पूछे जाते हैं। पहला सवाल है डिस्कस द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं डिस्कस द रोल ऑफ ओटो वैन बिस्मार्क। ये दोनों सवाल प्रायः पूछे जाते हैं, पिछले साल ही पूछा गया है, उसके पहले भी पूछा गया है, पर सारे सेट में हो ऐसा भी कहना गलत होगा। किसी किसी सेट में जर्मनी पूछा जाता है, कभी किसी में ब्रिटेन पूछ दिया, कभी इटली पूछ दिया। दैट्स ऑल, थैंक यू।